गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अमित। कैसे हो अमित बेटा? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ दोस्तों? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओके, गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आ जाइए। देखिए मित्रों, आज से मैंने ऐप पर क्लास आपकी शुरू की है दोस्तों, क्योंकि ऊपर मदन सर की क्लास चल रही है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप लोगों के लिए आज से 20 जुलाई को दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये है मित्रों, आज आरपीएससी के द्वारा आरएस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ओके, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर देखना मित्रों। अब लगातार आपकी क्लास रहेगी, ऐप पर भी क्लास रहेगी और यूट्यूब पर भी क्लास रहेगी। कल से आप लोगों का टाइम टेबल और चेंज कर दूंगा। जो भी आपकी सूचना होगी आपको समय समय पर सारी सूचना बता दी जाएगी। ओके, सभी को दोस्तों वेरी निशांत गुड इवनिंग। ओके, ठीक है सर, कैसे हो सर? डेली आप ऐप पर हो क्लास? बिल्कुल दोस्तों निशांत, कल से अपन ऐप पर रहने आ रही है। ओके, बिल्कुल दोस्तों, अब ऐप पर क्लास होगी। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार की डाउट आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज से कल से आपकी एक क्लास ऐप पर रहेगी और एक क्लास यूट्यूब पर रहेगी और एक क्लास टेस्ट सीरीज की रहेगी दोस्तों। आप लोगों के लिए टेंशन, आप लोगों के लिए बहुत कुछ आप लोगों के लिए मैं करूंगा। ओके अविनाश, गुड इवनिंग दोस्तों। देखो मित्रों, आप लोगों ने जो हमको यहाँ पर जो आपने चार्ज दिया ना, उसका पूरा पैसा वसूल आपको करके दूंगा। तो इसमें तो आपको कहीं घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं मित्रों। ओके, ऐप पर आपको अलग, देखो यूट्यूब पर भी क्लास होगी, ये कंफर्म है। यूट्यूब पर भी क्लास होगी, लेकिन ऐप पर भी क्लास होगी दोस्तों। दोनों क्लासें आपकी होगी। ओके, देखिए अब बातें नहीं करेंगे दोस्तों, अपन टाइम पास नहीं करेंगे। जितना भी अपना समय दोस्तों पढ़ाओ। देखो, अपना टॉपिक आर्थिक नियोजन चला था और आर्थिक नियोजन के अंतर्गत दोस्तों मैं आपको अर्थ समझा चुका था। ओके, उसके बाद आप लोगों को उसके उद्देश्य बता चुका था, आर्थिक नियोजन का इतिहास आपको बता चुका था। साथ ही साथ दोस्तों आपको योजना आयोग के बारे में पूरी जानकारी दे चुका था। योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पूरी जानकारी दे चुका था। नीति आयोग के बारे में पूरी जानकारी आपको दे चुका था। इसके करंट के मुद्दों के बारे में बात कर चुका था। ओके, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कल पंचवर्षीय योजनाओं के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा चुका था। आज अपन बात करेंगे दोस्तों दो योजनाओं के बारे में। आज आपको कल दोस्तों मैं दो योजनाओं के बारे में बात करूंगा। अच्छा दोस्तों, आवाज प्रॉपर आ रही है? आप लोगों की मेरी बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों, अच्छा दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैंने दे दी आप लोगों को। आप लोगों को यहाँ पर आपको कंप्लीट पीडीएफ भी समय समय पर मिलती रहेगी। और कोशिश करूंगा दोस्तों, जो मैंने वादा आपसे 31 जुलाई का कर रखा है दोस्तों, मैं भगवान से, अगर माता रानी से दुआ कहूंगा कि दोस्तों उस वादे को मैं 31 जुलाई तक ही पूरा कर दूं। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के नोट्स नहीं डाले बेटा, डाल दूंगा अमित जी, अविनाश, मैं कल ही डाल दूंगा। कल तक मॉनेटरी पॉलिसी के भी सारे नोट्स मिल जाएंगे। सारे नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की किसी को भी जरूरत नहीं। ओके, करंट के सारे इश्यूज आपको, अच्छा डेली करंट अफेयर्स में डाल ही रहा हूँ दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं आप लोगों को। अब देखो, बात करेंगे दोस्तों अपन पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। आज आपको केवल दो योजनाओं के बारे में बात करूंगा दोस्तों। केवल आज अपनी पहली क्लास है पर, इसलिए आपका ओके, बिल्कुल दोस्तों। ओके, देखिए पहली योजना जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। देखो दोस्तों, कई बार बच्चा यहाँ पर ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि 1951 से 1956 का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर 1951 से 1956 का सीधा सा मतलब होता है 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। ओके, एक तो ये धारणा। ओके, 31 मार्च 1956 तक। ओके, तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था मित्रों, वो आपका था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक इसका कार्यकाल था। ओके, एक तो है। ओके, ये योजना दोस्तों हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित योजना थी। ये योजना दोस्तों हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित योजना थी। अब दोस्तों अमित, अविनाश, निशांत, आप सबको मैं कह दूं, आप लोगों ने अगर अपने ऐप पर अगर अब तक रेटिंग अगर आपने नहीं दी है तो ऐप पर रेटिंग जरूर दे देना मित्रों, क्योंकि धीरे धीरे, और मैं तो ये विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि आपको यहाँ पर बेटर मैं कराऊंगा, ये मेरा वादा है। आप लोगों से मैं केवल इतना मांगता हूँ कि अपने ऐप पर दोस्तों अच्छी रेटिंग देकर इस ऐप को आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोग करो। ओके, तो ये हेराल्ड डॉमर के मॉडल पर आधारित ये योजना है। ओके, इसमें दोस्तों किस पर बल दिया गया था? कृषि क्षेत्रों पर बल दिया गया था। अब तुमसे कोई पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों पर बल क्यों दिया गया था या एग्रीकल्चर के सेक्टर को डेवलप करने की बात क्यों कही गई थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात इसलिए कही गई थी मेरे प्यारे साथियों, क्यों? क्योंकि उस समय भारत सरकार की दोस्तों जो राष्ट्रीय आय थी, उस नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा रेशियो जो है वो किसका था? एग्रीकल्चर का था। यानी कृषि क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा हुआ करता था। ओके, तो कृषि क्षेत्रों का योगदान जब ज्यादा होता था उस समय, इसीलिए दोस्तों वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे सबसे ज्यादा बल दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ओके, कृषि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया, अर्थात एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट किया गया। ओके, फिर बात करते हैं दोस्तों इस योजना में क्या क्या विशेष हुआ। मतलब योजना की बात नहीं कर रहा,
इन 5 सालों के अंतर्गत, यानी 1951 से लेकर, प्लीज थोड़ा टाइम से हो जाए तो कोर्स तो हमारे लिए अच्छा होगा प्लीज सर। चंदर जी बेटा करा देंगे, टेंशन मत लो। ओके आगे आप सुनिए। देखिए अब देखो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। देखो 2 महीने के अंदर अगर आपको करोगे, अब बातें मत करो। ओके सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट होगा। आज देखो माता रानी सुना अपने अपने देखो आप लोगों के सामने आज अपना सब कुछ आ गया। ओके अब देखिए, अब पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ मित्रों कि कृषि क्षेत्र का विकास करने हेतु क्या हुआ, भारत सरकार ने 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर विशेष बल दिया। यानी दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों के विकास, यानी कृषि क्षेत्रों का विकास करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। ओके वो 3 परियोजना कौन कौन सी थी? वो 3 परियोजना थी मित्रों, भाखड़ा नांगल परियोजना, एक तो थी भाखड़ा नांगल परियोजना मित्रों के, भाखड़ा नांगल परियोजना, एक दामोदर घाटी परियोजना, एक थी मित्रों दामोदर घाटी परियोजना, और एक थी हीराकुंड परियोजना। ये 3 बहुउद्देशीय परियोजना थी। अब तुम कहोगे सर बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ये भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, ये आप एग्रीकल्चर, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इन 3 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत केवल एग्रीकल्चर के लिए नहीं थी। ये जल परियोजना नहीं थी, इसके साथ साथ विद्युत परियोजना भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत के निर्माण का कार्य भी किया जाता था, इसीलिए इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सरकार ने क्या किया मित्रों, अब सुनिए तो मैं आपको फिर एक बात और क्लियर कर देता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, इन 3 प्रकार के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य जो था मित्रों वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था, कृषि के बढ़ावा देने के लिए। सिंचाई परियोजना, इनको मैं सिंचाई परियोजना भी कह सकता हूं, ये सिंचाई परियोजना थी जो एग्रीकल्चर के लिए शुरुआत की गई थी। आप सुनिए मित्रों, इनकी शुरुआत तो वैसे पहले ही हो चुकी थी, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने इन योजनाओं पर बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च किया था। ओके क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1952 में 1952 में दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया गया था। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ भी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। और एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस 1951 के अंतर्गत दोस्तों उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम क्या था? उद्योग विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम। उद्योग विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 1951 बनाया गया था। अब तुम कहोगे सर ये बात हमको बताने की जरूरत कहां पड़ रही है? भाई साहब जरूरी है मित्रों। भारत में उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए, लाइसेंस के संबंध में नियम कानून बनाने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 1951 में ये कानून भी बनाया गया था जो उद्योगों को लाइसेंस देने का कार्य करता था। तो इस कानून की शुरुआत भी दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। तो बस ये 3 बातें आप लोगों को पहली योजना में ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके देखिए मित्रों, जैसे जैसे आपको मैं समझाने का प्रयास करूं, देखो कैसे कैसे याद रखोगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1951 से 1956 तक। ओके कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर 200 अर्थशास्त्री थे, उनके विचारों पर इस योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। इस योजना में कृषि क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया था, अर्थात एग्रीकल्चर पर ज्यादा बल दिया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा प्रमोट करने की बात इस योजना में आई थी। एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट किया, क्यों किया गया था? कई बार पूछ ले कि भाई एग्रीकल्चर को क्यों प्रमोट किया गया? तो इसमें एग्रीकल्चर को इसलिए प्रमोट किया गया क्योंकि मित्रों भारत की राष्ट्रीय आय, यानी उस समय जो भारत की जीडीपी हुआ करती थी, उस जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो किसका था? वो एग्रीकल्चर का था। और एग्रीकल्चर का योगदान ज्यादा होने के कारण दोस्तों इस योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा पैसा जो है वो एग्रीकल्चर पर ही खर्च किया गया था। अर्थात एग्रीकल्चर पर ज्यादा पैसा खर्च यहां पर इस योजना के अंतर्गत किया गया था, जो आपको याद रखने की आवश्यकता होगी मित्रों के। और बात करें दोस्तों, अब मैं आपको एक बात कह दूं दोस्तों, इसी योजना के दौरान एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 203 सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक मात्रा पर पैसा खर्च किया। वो थी दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना,
दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना। इसी योजना के दौरान 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी और इसी योजना के दौरान उद्योगों को लाइसेंस देने हेतु या उद्योगों के लाइसेंस को कंट्रोल करने हेतु या उद्योगों के लाइसेंस की शर्तें तय करने के लिए 1951 में उद्योग विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 1951 पारित किया गया था। ओके में तो बताइए दोस्तों, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यस या नो तो बताइए। बताओ इस तरह का बात, पहली योजना का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया नहीं? यस बोल दो। देखो मित्रों, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ना, वो आपका 100% सफिशिएंट है। ये तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है, बस आपको तो चुपचाप बैठकर कक्षा कक्ष में ही याद करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ, तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना, उसकी पूरी रूपरेखा, जो मेन पॉइंट्स थे इकोनॉमिक्स के, वो सारे मैंने पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। बताओ सारी बातें समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक बार थम्स अप करके मेरे को एक सिग्नल दे दो कि पहली योजना सर हमको अच्छे से समझ में आ गई। और किसी के मन में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है। वैसे डाउट की तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी सारी बातें आपको बता दी। ओके, अब देखो, अब तुम देखो, जैसे जैसे तुम एसआई की तैयारी करो, भगवान करे तुम आरएस की तैयारी भी करोगे, तो आरएस की तैयारी करोगे तो ऑब्वियस बात है मैं तुमको और सारी बातें बताऊंगा। मेरी कुछ बातें सुनना है इस योजना में, जो अपनी कॉपी में नोट करते रहना। ओके, देखो मित्रों, हुआ क्या था मित्रों कि 1951 के समय दोस्तों क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था में था खाद्यान्न के आयात की समस्या और मूल्यों में वृद्धि का दबाव सामना कर। देखो मित्रों, हो क्या रहा था कि कहानी क्या थी, 1951 में 1951 में देश में क्या था, खाद्यान्न, जो अपना खाद्यान्न था, खाद्यान्नों के आयातों की समस्या बहुत बढ़ रही थी। सुना, मतलब खाद्यान्नों के आयातों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ओके, और मूल्य बढ़ते, दाम बढ़ रहे थे। ऑब्वियस बात है, आयात ज्यादा होगा तो दाम तो बढ़ेगा बढ़ेगा। इसी समस्या से निपटारा पाने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। दूसरा इसका, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मित्रों, मैं आपसे देखो दो बातें सामने करता हूं, क्योंकि आप लोग आरएस की तैयारी करते हो, तो आरएस के अंतर्गत या एसआई के अंतर्गत दोस्तों आप प्री या मेंस अगर कोई देते हो दोस्तों, सुनिए, तो आपसे वो बहुत डीपली बात पूछ सकता है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि बालक बता, इस पहली योजना में एग्रीकल्चर पर बल क्यों दिया? तो वैसे तो आपको बताऊं दोस्तों क्यों दिया, सिंपल सी बात है। एक तो कारण ये था, भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान था, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान था, सर्वाधिक योगदान, जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? एग्रीकल्चर का। एक कारण तो यह था कि देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा पैसा जो लगा हुआ था वह एग्रीकल्चर का था। तो सिंपल सी बात है, जीडीपी में अगर सबसे ज्यादा योगदान अगर एग्रीकल्चर का था तो इसको प्रमोट करना देश के लिए जरूरी था। दूसरा इसका कारण क्या था कि खाद्यान्नों के आयातों की समस्या, यानी जो अपना खाद्यान्न था उनके आयातों की समस्या बढ़ रही थी दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों मूल्यों के वृद्धि होने का दबाव देश के ऊपर पड़ रहा था। तो सरकार चाह रही थी अगर इस खाद्यान्नों के आयातों को अगर बढ़ाते गए तो देश का खजाना कम हो जाएगा दोस्तों, और भारत एक दोस्तों दूसरे देश पर निर्भर हो जाएगा और कभी आत्मनिर्भर बन नहीं पाएगा। इसीलिए सरकार ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की बात की गई और इसीलिए सरकार ने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर दोस्तों पैसा खर्च किया। यानी सरकार ने सिंचाई पर और विद्युत, ये जब मैं कहूँ तो ये बांकड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड परियोजना, जिनको आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे और मैं भी बता दूंगा बाद में, ये तीनों की तीनों परियोजना जो है मित्रों ये बहुउद्देशीय परियोजना थी। और मैं आपको धारणा, इनकी शुरुआत नहीं हुई थी, इनकी शुरुआत तो पहले हो चुकी थी। इन योजनाओं पर सरकार ने बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया था क्योंकि ये बहुउद्देशीय थी। क्यों? क्योंकि सिंचाई परियोजना भी थी और ये विद्युत परियोजना भी थी दोस्तों। इनके सिंचाई के साथ साथ विद्युत का निर्माण करने का कार्य भी किया जाता था। और एक बात और बता दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों के साथ हुई थी। वैसे शुरुआत अगर पूछे ना कि भाई साहब पहली योजना की वास्तविक शुरुआत किससे होती, तो सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों के साथ इस योजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन आने वाले वर्षों में ये क्या हो गए, विफल हो गए। तभी तो कहते हैं कि 1952 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की भी शुरुआत की थी। ये थी पहली योजना की पूरी राम कथा। अब बताओ मित्रों, आप कभी जीवन में गलत कर पाओगे दोस्तों?
पहली योजना, कई बार तुमसे बोले कि बेसिकली दोस्तों पहली योजना की शुरुआत किस पर हुई थी? सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों पर हुई थी, लेकिन वो आने वाले समय में विफल हो गए थे। इसमें सबसे ज्यादा पैसा किस पर खर्च किया गया था? कृषि क्षेत्रों पर खर्च किया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा था और भारत को खाद्यान्नों के आयातों की समस्या दिन प्रतिदिन झेलनी पड़ रही थी, इसलिए कृषि क्षेत्रों पर बल दिया गया। इसमें सिंचाई परियोजना और विद्युत परियोजनाओं पर बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया गया था। अब दोस्तों कितना पैसा खर्च किया गया था वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आंकड़े आपको वही याद करने जो मैं लिखाऊंगा दोस्तों, बस आंकड़े आपको वही याद करने जो मैं लिखाऊंगा। आपको अपने दिमाग से एक्स्ट्रा आंकड़े सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। बताओ मित्रों ये चीज आपको समझ में आ गई तो मैं आगे की ओर बढ़ूं मित्रों। अगर यहां तक की बात अगर आ गई, क्योंकि आज अपन थोड़ा ओके बिल्कुल दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी योजना। क्या बात है, देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है मित्रों कब से कब तक है? 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक इस योजना का कार्यकाल। ओके, यानी पहली दूसरी योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक इस योजना का कार्यकाल माना जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है तो ओके, माना जाता है। ओके, दूसरी योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस की बात जब सर आपके मेरे पास कोई बात नहीं अमित कुमार उनके भी नोट्स कर लो, कोई बात नहीं। अरे अमित जी ये बात हो, जब आपने कोर्स ले लिया तो दोस्तों थोड़ा बहुत सब्र, देखो मित्रों थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा। 70 घंटे का सब्र तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है। और ज्यादा दोस्तों अगर मैं देखो मित्रों आपसे ये वादा करता हूँ, वैसे तो मैं 31 जुलाई तक की कोर्स करा दूंगा दोस्तों, मेरे पास 10 दिन बचे दोस्तों। मैं कल से 2-2 घंटे लेकर दोस्तों कोशिश करूंगा। अब दोस्तों सीधी बात है, अपन ऐप पर बैठ के पढ़ाते तो समय उल्टा कम लगता है और अच्छा पढ़ा पाते हैं, ये मैंने देख लिया। क्योंकि अगर यूट्यूब पे अगर पढ़ाएंगे तो दोस्तों बहुत ज्यादा समय खराब होता है। ऐप पर अगर पढ़ाएंगे तो दोस्तों मैं 31 जुलाई तक ही पूरा कराऊंगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी हुआ दोस्तों तो ये कोशिश करना मैं 10 से 15 अगस्त के बीच में पूरा कोर्स करा दूंगा भी। तो इतना तो विश्वास कीजिए दोस्तों, क्या इतना भी विश्वास नहीं है आप लोगों को यार? और ऐप पर पढ़ाना मेरा फर्ज है दोस्तों, एक बार तो पूरा कोर्स कराना है यार दोस्तों, ऐसे क्या बात करो तुम, मस्त रहो आराम से। और ऐप पर ही पढ़ा दूंगा। एक काम करता हूं दोस्तों, मैं तुमको ऐप पर पढ़ाऊंगा और टेस्ट यूट्यूब पे ले लूंगा, डेली का एक टेस्ट रख लूंगा यूट्यूब पे। ओके, तो तुम कुछ मत करो, तुम मेरे पे छोड़ दो। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित योजना थी। और सबसे बड़ी बात है, दूसरी योजना में भारत सरकार ने उद्योगों पर और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया था। क्यों दिया था? इसके पीछे कारण था, क्योंकि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा भी की गई थी। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा दोस्तों इसी योजना के दौरान की गई थी, 1956 में की गई थी। ओके, अब देखो सबसे बड़ी बात, इस योजना के दौरान क्या क्या विशेष घटनाएं भारत में घटित हुई। पहली बात, अच्छा मैं ये भी कह सकता हूं कि दूसरी योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया? तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। ओके, तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। और औद्योगिकरण की जो भी बात करूं दोस्तों, कौन से सेक्टर के? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, यानी पब्लिक सेक्टर के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तीव्र औद्योगिकरण के विकास पर बल जो है मित्रों इस योजना के दौरान दिया गया। अब बात करते हैं इसमें विशेष बातें क्या है। तो देखो विशेष बातें हैं मित्रों कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों के विकास एवं उनकी स्थापना हेतु केंद्र सरकार के द्वारा अपनी दूसरी औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई। सिंपल सी बात है, देखो कॉमन सेंस की बात है। पहले तो दोस्तों अब एक बात सुना कंफ्यूज, सबसे पहले सरकार ने क्या किया? दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया। सरकार ने यह तो कह दिया कि हम उद्योगों का तेज गति से विकास करेंगे और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विकास होगा। अब सरकार ने प्राथमिकता तो दे दी, सरकार ने लक्ष्य भी रख दिया, लेकिन इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए सरकार को कुछ तो करना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रारूप तैयार किया गया और उस प्रारूप के आधार पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की दूसरी औद्योगिक नीति 1956 बना दी। अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ी खास बात, देखो बताओ भारत सरकार की, अगर तुमसे तुम्हारे सिलेबस में एक टॉपिक आता है औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां, ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक रहता है जो मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा और यहां पर बता दूं। औद्योगिक नीतियां, सबसे पहले बात तो औद्योगिक नीतियों की घोषणा कौन करता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय करता है।
क्यों की जाती है? उद्योगों की स्थापना तथा स्थापित उद्योगों का विकास करने के लिए। कब की गई? अब तक भारत सरकार ने 5 औद्योगिक नीतियां बनाई है। सबसे पहली औद्योगिक नीति 1948 बनी थी, जिसमें उद्योगों के वर्गीकरण पर बल दिया गया था। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 बनी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 बनी, जिसमें दोस्तों लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। चौथी औद्योगिक नीति 1980 में बनी, जिसमें रुग्ण मतलब जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जो बीमार हो चुके, बीमार मतलब ये नहीं कि मलेरिया हो गया, हैजा हो गया, कोरोना हो गया, बीमार मतलब जो आर्थिक दृष्टि से खत्म हो चुके या जो लगातार घाटे में चले, उन उद्योगों के विकास पर बल देने की बात चौथी औद्योगिक नीति में की गई। और पांचवी औद्योगिक नीति 1991 बनी दोस्तों, जिसके अंतर्गत उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली पर शिथिलता बरती गई, यानी उद्योगों की लाइसेंस व्यवस्था को शिथिल किया गया, यानी आसान बनाया गया। तो भारत सरकार के द्वारा अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत सरकार ने अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां बनाई हैं, तो कितनी? 5 बनी है। देखो याद कैसे करोगे? 1948 की पहली औद्योगिक नीति, जिसमें उद्योगों के वर्गीकरण पर बल दिया गया, यानी उद्योगों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया और उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांट दिया था। 1956 की औद्योगिक नीति जो दूसरी औद्योगिक नीति थी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 थी, जिसमें दोस्तों लघु एवं सूक्ष्म श्रेणी के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। चौथी औद्योगिक नीति 1980 थी मित्रों, जिसके अंतर्गत दोस्तों रुग्ण या आर्थिक दृष्टि से बीमार उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और पांचवी औद्योगिक नीति 1991 में थी, जिसमें उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली को शिथिल बरता गया, उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली को क्या किया गया? शिथिल यहां पर बरता गया। ओके, तो दूसरी देखो मित्रों, अब सुनिए मित्रों, यहां तक हालांकि मैं आपको जब औद्योगिक नीतियां पढ़ाऊंगा तब आपको और डिटेल बताऊंगा, वैसे डिटेल की जरूरत ही नहीं मित्रों। अच्छा दोस्तों, कई किताबों में आपको क्या मिलेगा कि भारत सरकार ने 6 औद्योगिक नीतियां बना रखी। गलत है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अब तक 5 औद्योगिक नीतियां उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। पहली औद्योगिक नीति 1948 है दोस्तों, जिसमें उद्योगों के वर्गीकरण के विकास पर बल दिया गया। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तीसरी औद्योगिक नीति 1977 है, जिसमें रुग्ण सूक्ष्म तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। चौथी औद्योगिक नीति 1980 है दोस्तों, जिसमें आर्थिक दृष्टि से बीमार या कमजोर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और पांचवी औद्योगिक नीति 1991 दोस्तों, जिसमें उद्योगों की लाइसेंस प्रणाली पर बल दिया गया। तो मित्रों, मैंने क्या लिखा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उद्योगों के विकास तथा उनकी स्थापना हेतु भारत सरकार के द्वारा अपनी दूसरी औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल देना रहा। तो यानी इस नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के विकास पर बल देना रहा मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, उसके बाद देखो अब हुआ क्या मित्रों कि इस योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के उद्योगों का विकास करने हेतु भारत सरकार ने 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए। 3 लौह इस्पात कारखाने, जिसमें एक था राउरकेला, जो कहां पर? उड़ीसा में। ये जर्मनी देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। एक है मित्रों आपका भिलाई छत्तीसगढ़, जो रूस के सहयोग से तैयार किया गया। और एक है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जो ब्रिटेन के सहयोग से तैयार किया गया। तो ये 3 लौह इस्पात कारखाने भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए गए मित्रों के आगे। ओके, अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि सीधी सी बात है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जब पब्लिक सेक्टर के उद्योगों को डेवलप करने की बात आ रही थी, तो भारत सरकार ने दोस्तों तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देते हुए 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात कारखाने खोले। कहां खोले? राउरकेला उड़ीसा में खोला, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से ये उद्योग खोला गया। ओके, और सबसे बड़ी बात है मित्रों, इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कंपनियों के निर्माण तथा उनके रजिस्ट्रेशन हेतु कंपनी अधिनियम 1956 बनाया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2014 में बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 में बदल दिया गया। कब? 1 अप्रैल 2014 में। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से क्या हुआ? पंचायती राज व्यवस्थाओं को शुरू किया गया। और राजस्थान भारत का पहला राज्य हुआ जिसने पंचायती राज पर सबसे पहले, यानी पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। और सबसे मजेदार बता दो, तो
भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना को भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसको भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जानते हैं, यानी भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना भारत के आर्थिक संविधान के रूप में भी जानी जाती है दोस्तों के आगे। और सबसे बड़े तो देखो इस योजना की बात करो, तीसरी योजना में दोस्तों तीव्र औद्योगिकरण पर तो बल दिया ही दिया था। मैं तो सुना, मैं तुम्हें क्या कहा, दूसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण पर बल तो दिया गया था, साथ ही साथ इस योजना में भारी उद्योगों, कौन से उद्योगों में, तो भारी उद्योगों एवं पूंजीगत माल, कैपिटल गुड्स जो होता है, प्लांट मशीनरी, पूंजीगत माल को भी प्राथमिकता दी गई थी। इसीलिए इस योजना के दौरान 3 सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों की स्थापना की गई। राउरकेला उड़ीसा जर्मनी की सहायता से खोला गया, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से खोला गया और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल जो है वो ब्रिटेन की सहायता से खोला गया मित्रों के। और इस योजना का जो विकास था वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था मित्रों। और पीसी महालनोबिस के बारे में आप जानते हो मित्रों, देखो पीसी महालनोबिस का जब तुम बात देखोगे, इसका अर्थव्यवस्था में 3 जगह नाम आता है। देखो एक तो 4 अगस्त 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम था राष्ट्रीय आय नियोजन समिति। यानी भारत में राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़े जारी करने के लिए, भारत में राष्ट्रीय आय के सरकारी आंकड़े जारी करने के लिए सबसे पहले समिति बनी थी पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 4 अगस्त 1949 में। ओके, पीसी महालनोबिस का जन्म 229 जून को आता है, इसीलिए भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 29 जून को मनाया जाता है। क्यों? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। बताइए मित्रों, आप लोगों को सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? यस या? तो ये थी दोस्तों आप लोगों का 10 साल का इतिहास जो मैं बता चुका। कल से आपकी क्लास और बढ़ा दूंगा दोस्तों। अब तुम मस्त होकर पढ़ो दोस्तों। आप लोगों से वादा करता हूं दोस्तों, आप लोगों का शानदार और जानदार कोर्स कराऊंगा जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की कि यानी 499 रुपये आपने जो दिए ना, आपके ये सारे वसूल यहाँ से करके जाओगे, ये मेरा वादा है दोस्तों आप लोगों से। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन आपके पास पड़ा रहेगा, इस 1 ईयर तक आराम से पढ़िए और मजे से पढ़ते रहिए तो ओके। और RS की वैकेंसी आ रही तो आराम से पढ़ते रहिए, कमी आप लोगों की किसी भी प्रकार से नहीं रहेगी। बताओ मैं तो भारत की दोनों प्रकार की पंचवर्षीय योजना समझ में आई या नहीं आई? बस दोस्तों मेरे से भागादौड़ी नहीं होगी, कोर्स होगा तो शानदार तरीके से होगा दोस्तों। बस पूरा कोर्स होगा, सिलेबस टू सिलेबस होगा, लेकिन वो बहुत गजब तरीके से होगा। इसलिए थोड़ा बहुत दोस्तों धैर्य बनाए रखना है, आप लोगों को शांति बनाकर पढ़ना है दोस्तों। ओके, समझ में आ गया सारी बातें दोस्तों? यस या नो? नई नई शुरुआत है दोस्तों। और बताओ समझ आया? यस या नो? सर हमें आपकी बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, अब मैं साथ हूँ दोस्तों, ठीक है। और ऐप पर क्लास रखेंगे, ज्यादातर ऐप पर क्लास रखेंगे, शांति से क्लास होती है, टेंशन नहीं। समय भी बचता है दोस्तों, ऐप पर क्लास होती है, समय भी बचता है, शांति से होती है, कोई माथापड़ी नहीं होती। तो 99% मैं ऐप पर ही क्लास रखूंगा और कल से एक शेड्यूल बता दूंगा दोस्तों। और यूट्यूब पर भी क्लास रखेंगे, एक क्लास यूट्यूब पर रहेगी जहां पर दोस्तों अपन 30 मिनट पढ़ेंगे, केवल टेस्ट पेपर देखेंगे वहां पर। ओके चले मैं तो चले, तो आज के लिए विदा लेता हूं मैं तो। ओके धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। बाकी दोस्तों अच्छा व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जुड़े हो दोस्तों, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो एक काम करना, 9887976053 पर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप पे जोड़ दूंगा, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप पे जोड़ दूंगा अपने, ठीक है। थैंक यू मित्रों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।